क्या पेश नज़र पॉइंट्स होंगे यूएई के उसने इसराइल को तस्लीम कर लिया, उसके साथ मुआहिदा किया, और आपके ख्याल में जो दीगर ममालिक हैं, ख़ास तौर पर तुर्की के हवाले से मैं पूछ रहा हूँ, क्या वो अमली तौर पर रद्द-ए-अमल किस हद तक दे सकते हैं? क्या वो इस हद तक जा सकते हैं कि सिफारती ताल्लुकात यूएई के साथ मुअत्तल कर दें? देखिए, जब ये सूरत हाल की शुरुआत हुई तो ये किस्सा था कि इससे पहले यूएई ने अपना समझिए अमल जो था वो अलग किया था, या अपना रास्ता अलग किया था जिस वक्त यमन वॉर से उन्होंने विड्रॉ किया। और यमन वॉर से विड्रॉ करने के बाद जैसे कहते हैं ना कि बैकडोर डिप्लोमेसी या क्वाइट डिप्लोमेसी, ये बहुत अरसे से चल रही थी यूएई और इजराइल के दरमियान। और फिर इस वक्त जो है ट्रम्प साहब ने एक फोन कॉल के ऊपर जिस तरह इस डील का हसूल किया है, ये समझिए मास्टर स्ट्रोक है उनके लिए, बिलखुसूस इसलिए कि नवंबर में जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा था कि उनके पास कुछ शोकेस करने के लिए नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसका हुआ है? बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सबसे ज्यादा फायदा इजराइल का हुआ है, क्योंकि वेस्ट बैंक पे जो वो करने जा रहे थे वो खुली तौर पे कर भी नहीं सकते थे। तो इन सम वेज इजराइल को फेस सेविंग भी मिल गई है, एक बहुत अहम अरब वर्ल्ड में ब्रेक थ्रू मिल गया है, अमेरिका में ज़ियोनिस्ट लॉबी की सपोर्ट और मजीद मुस्तहकम हो गई है। तो जो इसमें सबसे बड़ा गेन करने वाला एलिमेंट है वो इजराइल है। सूरत हाल क्या है तो मैं आपको एक जुमला बता देती हूँ। लोग कहते हैं कि इस सूरत हाल के बाद ड्राइविंग सीट में यूएई है और हॉट सीट में सऊदी अरेबिया है, क्योंकि जो असल मसला है ना, द एलिफेंट इन द रूम, द एलिफेंट इन द रूम है इसके क्या सऊदी अरब इसके बाद फॉलो करेगा। क्योंकि अगर वो ना भी करे तो वेस्ट की और इजराइल की बहुत बड़ी विक्ट्री है। ओमान ने इसे वेलकम किया है, बहरीन ने इसे वेलकम किया है, फ्रांस ने, ब्रिटेन ने, जर्मनी ने, यूनाइटेड नेशंस ने, इन सब ने इसको बिल्कुल खुले हाथों वेलकम किया है। सही है, लेकिन बिल्कुल सही है, लेकिन जो सवाल का दूसरा हिस्सा था, मैं एक बात है आपसे मुकम्मल कर दूं। देखिए, जो मसला हुआ है ना वो ये हुआ है कि मुझे ये दुख है कि जो मुस्लिम उम्मा का एक कॉन्सेप्ट था ना वो शायद बहुत बुरी तरह चिकनाचूर हुआ, क्योंकि ये कन्वर्जेंस इजराइल से दर हकीकत ईरान के खिलाफ हुई है। ठीक है, बिल्कुल सही है। औरिया साहब, इस सवाल का जो दूसरा हिस्सा था कि जो तुर्की ने खास तौर पर इस पर बहुत सख्त रद्द-ए-अमल दिया, फ़लस्तीन ने तो ज़ाहिर है दिया ही, आपके ख्याल में तुर्की किस हद तक जा सकता है रद्द-ए-अमल के इजहार में? नहीं, तुर्की पहले अपने सफारती ताल्लुकात तो ख़त्म करे इसराइल के साथ, फिर उसके बाद रद्द-ए-अमल का इजहार करे। पहले तो अपने ताल्लुकात खत्म करे ना। इसराइल के साथ उसके बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, और अमेरिका के साथ आंखें दिखाना बड़ा आसान है, लेकिन अमेरिका के जो शाम के अंदर जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो तुर्की से होते हैं। मसला क्या है? मसला सारा यह है कि इस वक्त हम सारे के सारे जो है पॉपुलर स्पोर्ट की गेम खेल रहे हैं। ट्रंप भी खेल रहे हैं। आप अंदाजा करें, जो बाइडेन ने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई है, उस हदीस के ऊपर उन्होंने अमेरिका के जो है तबंदा नईम समेत सबको निकाल के बाहर मारा है, ठीक। और उसके मुकाबले में अब ट्रंप ने कुछ तो करना था। लेकिन यूएई का मसला पता क्या है? यूएई को ये काम 2006 से वो लगे हुए थे। जिस दिन बैरूत पे हमला हुआ है उस दिन ये तय हो गया था कि अब जो हब ऑफ द एक्टिविटी है, अयाशी का जो अड्डा है, ट्रेड का जो अड्डा है, वो दुबई बनेगा। इसलिए दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट वहां पर आ चुकी है। यानी आप अंदाजा करें कि एक ऐसा कल्चर उन्होंने बिल्ड कर लिया उस इलाके के अंदर जिसके अंदर ऑल ज्यूज इन्वेस्टमेंट वहां पर। जब बैंकों के अंदर किसका पैसा है? ये एक फ्रिजाइल किस्म की सूरत हाल में खड़ा था। ये पूरी पट्टी जो है ना, ये अदन से लेके ये पूरी की पूरी पट्टी ये हमेशा मुख्तलिफ रही है। असल मसला यह है कि सऊदी अरब ये कर नहीं सकता, उसकी पब्लिक सपोर्ट बड़ी और किस्म की है। यूएई के अंदर मसला यह है कि यूएई के अंदर पब्लिक बहुत थोड़ी सी है। 90% तो बाहर से आके बैठे हुए हैं। बहरीन में बाहर से आए हुए हैं, कतर में बाहर से आए हुए हैं, बाकी लोग वो लोग हैं जिनको हंगामा करने लगेंगे तो कान से पकड़ के जहां पे पिटाएंगे, जो अपने मुल्क चले जाए। लेकिन नुकसान जो हुआ है वो ये हुआ है, और उसमें एक फ़ायदे का पहलू भी है। नुकसान ये हुआ है कि जो एक आलम इस्लाम की अक्सरियत का एक इज्तमाई फ़ैसला था या इज्तमाई एक मौक़िफ़ था, वो कमज़ोर हुआ है। अब बहरीन, मेरा ख़्याल है यूएई के बाद शायद बहरीन की बारी आएगी, उसके बाद ओमान की बारी आएगी, कुछ और मुल्क भी इस तरफ चलेंगे।
क्योंकि ये भेड़ चाल होती है अरबों की, वो एक आगाज़ होता है और फिर शुरू हो जाता है, लेकिन इससे बुनियादी जो हक़ायक़ हैं वो बदलने वाले नहीं हैं। इसराइल, ग्रेटर इसराइल के अज़ाइम हैं, वो आगे बढ़ना चाहता है। हम अगर तस्लीम कर लेते हैं इसराइल को तो फिर कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और मौजूदा हुकूमत ने तो फिर रिवाइज़ किया है अपने उस तारीख़ी मौक़िफ़ को जो परवेज़ मुशर्रफ ने छोड़ दिया था। नवाज शरीफ साहब उससे पीछे हट गए थे। ज़रदारी साहब तो ये कहना शुरू हो गए थे कि हर पाकिस्तानी के दिल में हिंदुस्तान है, हर हिंदुस्तानी के दिल में एक छोटा सा पाकिस्तान है। अगर हम इसराइल को तस्लीम करने की तरफ जाएँ अरबों के दबाव में आके, तो उसका नतीजा ये होगा कि हम कश्मीर पर हमारा कोई स्टैंड ही नहीं रहेगा। और ये जो मौजूदा पाकिस्तान को अरबों की तरफ से एक दबाव का सामना है, उसके पीछे भी यही हमारी पॉलिसी है। उसके उस पॉलिसी के जो मुज़मरात हैं वो अमेरिका की तरफ से, IMF की तरफ से, अरबों की तरफ से बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है असद आप मुझे बात मुकम्मल करने का मौका देंगे। अगर आप मुझसे बोलेंगे तो मैं औलिया साहब के तज़किये से मुत्तफिक हूँ, पहली चीज़। दूसरा ये कि जस्ट मैंने कहा कि मैं उन पॉइंट्स को दोबारा ना दोहराऊं। जो एक मैं समझती हूँ कि ट्रम्प के लिए इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखें अफगानिस्तान में जो उसने कहा था वो पूरा नहीं कर सका, उसके बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में था, उसके लिए इस वक्त ये मुआहिदा बहुत अहम था। इसराइल पीस डील, अरब पीस डील, ये जो है आज से नहीं काफी अरसे से इस चीज से बातचीत चल रही थी। एक बात तो हमें जो समझने की जरूरत है, आई बिलीव दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि हर मुल्क जब अपने फैसले करता है तो वो अपने इंटरेस्ट को सामने रखता है। कुछ इश्यूज पे हमारे इंटरेस्ट कन्वर्ज करते हैं, कुछ इश्यूज पे कन्वर्ज नहीं करते। यूएई का बिल्कुल, और ये साहब ने सही कहा कि उसने अपनी एक हैसियत, आप देखें कि यूएई में क्या था, उन्होंने अपना टूरिज्म, अपनी जो है होटल इंडस्ट्री, अपना एक जो है तिजारती बंदरगाह, इसको ही उन्होंने फरोग करके यूएई को खड़ा किया, और यही यूएई की पोजीशन थी। उन्होंने जो फैसला किया, डेफिनेटली एक जो है वो क्वाइट डिप्लोमेसी चल रही थी। दिस इज द पॉइंट वेयर आई वुड लाइक टू स्ट्रेस के क्वाइट डिप्लोमेसी। हमारा सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि वी हैव नेवर वर्क ऑन दिस वेरी पॉइंट। हमारी डिप्लोमेसी कम से कम गुज़िश्ता 5-6 साल से मैं देखती हूँ कि डिप्लोमेसी जो है हमारी जो है वो ढोल पर हो रही है। We don't see quiet diplomacy, we don't see proper strategy, we don't see any effective diplomacy। हमने कश्मीर के इशू पे भी देखा। देखिए जहाँ इंटरेस्ट की बात हो रही है, एक और मैं पॉइंट जो है जरूर यहाँ पे बयान करना चाहूंगी कि जब इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब का इंटरेस्ट होता है तो वो ज़र्फ को सपोर्ट करते हैं एक मुस्लिम कैंडिडेट के मुकाबले में मेयर के इलेक्शन में लंदन में। सऊदी अरब की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि किंग सलमान ने हमेशा जो है एक बहुत क्लियर मौक़िफ़ लिया है और वहाँ के अवाम के सेंटिमेंट बहुत काउंट करते हैं। बिल्कुल सही डिफाइन किया है और ये साहब ने कि वहाँ के अवाम के सेंटिमेंट इस वक्त बिल्कुल इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो इस पॉइंट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करे। और इस सिचुएशन में पाकिस्तान में मैं समझती हूँ कि पिछले 2 साल के अंदर मैंने पाकिस्तान में इसराइल के मुताबिक पाकिस्तान के पार्लियामेंट में पीटीआई के मेंबर की तरफ से और बहुत से एनालिस्ट की तरफ से एक डिबेट देखी। मेरे जहन में खदशात हैं कि उन डिबेट्स की क्या वजूहत थी, और मैं ये कहूँगी कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर इतना इबहाम क्यों है। यूएई ने क्या किया, आज हम दिन सही। अब तो वैसे इसराइल के मामले पर तो पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली कह दिया कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए। ये तो एक और पॉइंट लेकिन इसराइल का मुकद्दर मिटना है, इसराइल में मिटना है। तुर्की के ऑलरेडी इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं, तो हमारे ताल्लुकात वहां पे तुर्की के साथ खत्म नहीं हुए। तो आपको ये देखना होगा कि आपके अपने इंटरेस्ट, आपकी अपनी डिप्लोमेसी, आपकी अपनी एफर्ट और आपकी अपनी स्ट्रेटजी कैसी हैं, ये देखने की बहुत जरूरत है। हमारे यहाँ सभी सब फ्लॉ ये है कि वी हैव नो स्ट्रेटजी, हमारी रिएक्शनरी फॉरेन पॉलिसी चल रही है, एंड रिएक्शनरी फॉरेन पॉलिसी इज वेरी डैमेजिंग फॉर